इसी नियम को अभी दूसरे इस तरह से जान लीजिए कि जिन संख्याओं के इकाई अंक या इकाई स्थान का अंक 2, 3, 7 या 8 होता है या 8 आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो हमें पता चल रहा है यहां पर 2 आया इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमने सीधे ही से देख के बता दिया, इसमें वर्ग निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात और देख लें कि जीरो के ऊपर भी एक चर्चा करने की आवश्यकता है। यहां पर वर्ग संख्याओं के अंत में वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम संख्या होती है। अब हमने लिखा था कि पहले में 0, 1, तो 0 के लिए जैसे अब आपके पास आ गया 10, तो 10 हमारे पास इस स्पेशल बनाना पड़ा ये नियम कि यहाँ पर शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 जीरो होने चाहिए, 4 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक शून्य है इसलिए ये वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। यदि यहाँ पर 100 होता तो यहाँ पर शून्यों की संख्या अंत में 2 है, सम संख्या है शून्यों की, तो यह एक वर्ग संख्या है। इस तरह से इसका नियम का प्रयोग करेंगे हम। नियम नंबर 4, अब ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। 1 जीरो आ जाए, 3 जीरो आ जाए, 5 जीरो आ जाए लास्ट में, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। किसी सम संख्या का वर्ग किसी सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होता है। जैसे 2 का वर्ग 4, 2 भी एक सम है, 4 भी एक सम है। इसी तरह से अगर हम यहां पर कर दे 8 का वर्ग, तो 8 एक सम है, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, ये भी एक सम संख्या है। 5वां नियम, किसी विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या ही होता है। जैसे 3 का वर्ग, 3 एक विषम है और 3 का वर्ग 9 है, 9 भी एक विषम है। इसी तरह से आप कर सकते हो 5 का वर्ग, 5 एक विषम है और ये 25 भी विषम है। एक नियम है, 2 वर्ग संख्याओं, 2 वर्ग
संख्याओं n और n जमा 1, ये दो वर्ग संख्याएं के बीच दो n संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। विषम संख्याओं का जोड़, ये नियम कुछ इस टाइप का है। विषम संख्याओं का जोड़ अद्भुत नंबरों में तालमेल होता है। पर विचार करते हैं, एक एक विषम संख्या है और आप देखते हो कि एक और एक का वर्ग एक के बराबर आता है। पहली दो विषम संख्याएं 1 जमा 3, इसका जोड़ आप देखते हो 4 आता है और 4 2 का वर्ग होता है। पहली तीन विषम संख्याएं 5 3 8 1 9, इनका जोड़ 9 आता है और यह 3 का वर्ग होता है। पहली 4 विषम संख्याओं का जोड़ आप देखते हैं कितना रहा है, 16 है और 16 होता है 4 का वर्ग। पहली 5 विषम संख्याएं, ये आपके पास जोड़ आ रहा है 25 और ये हो जाता है 5 का वर्ग, एंड सो ऑन। ये हम इतना काम करते हुए हम कितने भी आगे तक बढ़ जाएं, ये नियम सभी पर लागू होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पहली विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। अतः यदि कोई प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 3 का वर्ग 9, 9 को 4 जमा 5 लिख सकते हैं। 5 का वर्ग 25, 25 को 12 जमा 13, 7 का वर्ग 49, 24 जमा 25। देखो दो क्रमागत पूर्णांकों के योग हैं, 4 जमा 5, 12 जमा 13, 24 जमा 25। इसी तरह से हम और बहुत से संख्याओं के लिए ऐसा लिख सकते हैं। दो क्रमागत सम संख्या या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, जैसे 11 गुना 13, 11 गुना 13, 11 को लिखेंगे 12 घटा 1 और 13 को लिखेंगे 12 जमा 1। तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a की 2 घटा b की 2 के सूत्र से 12 का वर्ग घटा 1 का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144 और 1 का वर्ग 143। 10 गुना 12, 10 को लिखेंगे 11 घटा 1 और 12 को लिखेंगे 11 जमा 1, तो 11 का वर्ग घटा 1 का वर्ग 121 घटा 1 120। ये सीधे बिना गुना किए भी हम दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप देखिए, 1 का वर्ग 1 आएगा, 11 का वर्ग 121 होता है, तो 1 2 1, तो जितनी बार 1 आए हैं उतनी संख्या से गुणा करो, 1 2 1, घटते जाओ। 1 1 1 3 बार आया 111, तो 1 2 3 लिखेंगे, फिर 2 1, 1111। यहाँ 4 बार 1 आया है, इसलिए 1 2 3 4, 3 2 1।
यहाँ पर 5 बार आया है, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। इस तरह से इन संख्याओं को हम लिख सकते हैं। एक और प्रतिरूप है इसका जो अभी मैं बता। संख्याओं के कुछ प्रतिरूप इस प्रकार भी होते हैं। 7 का वर्ग, हम इसको लिखेंगे 4 9 49। 6 और 7 का वर्ग, तो इसको हम लिखेंगे जितनी बार 4 4 8 9, हमने लिखा 6 6 7 का वर्ग। तो हम यहाँ पर जितनी संख्या है उतनी बार 4 लिखते हैं। 4 4 4। अब यहाँ पर हम 8 8 9 जितने बच गए, हमारे पास 3 संख्याओं के वर्ग के अंदर 6 संख्याएं आएंगी। तो पहले 3 बार 4, फिर 8 8 9, लास्ट में 9 रहेगा। 6 6 6 7। अब यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ पर हमारे पास 4 बार 4 आएगा, 1 2 3 4। अब हम जाएंगे 8 पर, 8 8 8 9। अब हम अगली संख्या ले लें, 6 6 6 6 7। अब देखने को बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन आसानी से वर्ग पता चल रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 8 8 8 8 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। इस तरह से हम इस पैटर्न पर इस तरह की कितनी भी संख्या है उनको ले सकते हैं। एक और चमत्कार देखिए, 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 2 का वर्ग। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये आ जाएगा हमारे पास 3 के वर्ग के बराबर। अगर हम कहें कि यहाँ पर हमारे पास है 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग, तो इन दोनों के गुणा करो 6 का वर्ग, तो ये हमारे पास आएगा 7 के वर्ग के बराबर इनका जोड़। अगर हम यहाँ कहते हैं 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, तो यहाँ पर 3 चौक 12, 12 का वर्ग, ये हमारे पास आ जाएगा 13 के वर्ग के बराबर। अगर हम और संख्या लें तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। 5 का वर्ग ब्लैंक दे दिया जाएगा कंपटीशन एग्जामिनेशन में, और यहाँ पर लिख दिया 30 का वर्ग, और ये हो गया 31 का वर्ग। तो इस खाली स्थान में भरिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 का वर्ग आ जाएगा। अब आप इसको सोचिए पैटर्न के हिसाब से, ये आपको ऐसे भी दिए जाएंगे 7 का वर्ग, और ये खाली स्थान दे दिया, और यहाँ पर आपके पास दे दिया 43 का वर्ग, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसी तरह से आपको दे दिया जाएगा 7 का वर्ग खाली स्थान, आपको 56 का वर्ग दे दिया, और यहाँ पर आपके पास 57 का वर्ग। इस तरह से इस पैटर्न को भी आप अच्छे से सीख सकते हैं, और ये कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। संख्याओं पर कुछ गुणनफल के प्रयोग। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जिनके इकाई स्थान का अंक 5 हो। इकाई स्थान पर अंक 5 हो या इकाई अंक 5 हो। जैसे आपसे कोई कह दे कि 25 का वर्ग निकालिए, तो गुणा करने में समय लगेगा। तो यहाँ पर 2 है पहला अंक, 2 गुणा 3 ये रखेंगे, इसके साथ आ जाएगा सैकड़ा, जमा लास्ट का वर्ग है 5, 5 का वर्ग 25। अब ये देखिए 6, ये हो जाएगा 625। अगर इसी तरह से हमारे से पूछ लिया जाए 35 का वर्ग निकालिए, तो 3 गुणा 4 सैकड़ा जमा 25, 3 चौक 12, ये हो गया 1225। इसी तरह से मान लीजिए हमारे से कोई कह दे 125 का वर्ग निकालिए, तो इकाई अंक 5 आ रहा है, तो 12 गुणा 13 सैकड़ा जमा 25, 12 की 13 की गुणा आती है 156, और ये लग जाएगा उसके साथ 25। इसी तरह से हम और संख्याओं के लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस त्रिक।
ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये लागू होता है किसी प्राकृतिक संख्या m ग्रेटर देन 1 के लिए। किसी प्राकृत संख्या m मान लें उसको, वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये पाइथागोरियन त्रिप्लिक कैसे बनते हैं वो देखिए। ये एक सूत्र है 2m का स्क्वायर जमा m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर है m स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर। अब अतः इसमें आपको करना क्या होता है वो देखो कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर जमा 1 ये पाइथागोरियन त्रिक के रूप में है। पाइथागोरस कोई भी नंबर आए तो हम सबसे छोटा नंबर उसको 2m के बराबर रख करके पाइथागोरस ट्रिपलेट से नंबर निकाल सकते हैं।